Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today I am discussing the Saturday test chemistry portion. Look at question number 69. Which one releases maximum number of water molecule after combustion of 1 mole of molecule? Combustion is the reaction of a substance with oxygen. Burning of a substance in presence of oxygen is called combustion. देखें बेटा, आपके साथ मीथेन है और दूसरा आपके साथ ईथेन है, तीसरा प्रोपेन है। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। तो इसकी जब हम कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो आपको 2 मोल वाटर मिलेगा, और जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलाएंगे तो 3 मोल आपको वाटर मिलेगा, और इधर ऑक्सीजन मिलाएंगे सो यू विल गेट 4 मोल ऑफ वाटर। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा वाटर जो है आपको देगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। Question number 70. Methane reacts with steam to form hydrogen and carbon monoxide, and the reaction is given. CH4 and H2O form carbon monoxide and hydrogen. और आप देखें बेटा, इसके मोल्स के दरमियान जो रेशो है तो इसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स बनाता है। और जो रेशो रिएक्टेंट के मोल्स के बीच में होती है तो वही रेशो जो है उनके वॉल्यूम के बीच में भी होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसें हैं तो जो रेशो मोल्स के बीच में होती है वही रेशो उनके वॉल्यूम के बीच में भी होती है। तो देखो, मोल्स के दरमियान रेशो 1:3 है, तो फिर इसके मोल्स वॉल्यूम के दरमियान, इन दोनों के वॉल्यूम के दरमियान रेशो भी 1:3 ही होगी। तो अगर इसका 1 डेसीमीटर होगा तो इसे 3 डेसीमीटर क्यूब बनेगा, और अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो फिर ये 3 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। अब अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा रिएक्टेंट तो फिर प्रोडक्ट कितना बनेगा? 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71. Which one of the following is incorrect? 12 ग्राम कार्बन कंटेन 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि 12 ग्राम 1 मोल के बराबर है तो 1 मोल कार्बन में 1 मोल एटम होंगे। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज़ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें 1 मोल मालिक्यूल होंगे। बिल्कुल ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये बात गलत है। आप देखें, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ये चूँकि आयनिक कंपाउंड है तो इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो 1 मोल में कितने फार्मूला यूनिट होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। और हर फार्मूला यूनिट में 2 आयंस होते हैं, 1 प्लस और 1 माइनस। सो द नंबर ऑफ आयंस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इतने आपके साथ आयंस हो जाएंगे, तो आयंस की तादाद डबल होगी। एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस हमारे साथ नहीं होंगे, बल्कि वी विल बी हैविंग डबल नंबर ऑफ 2 टाइम्स ग्रेटर देन द एवोगैड्रो नंबर, 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। उसने पूछा है कि कौन सा जवाब गलत है, तो यही जवाब जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 72. 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज़ द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज 1 मोल ऑफ मीथेन। तो ये बात गलत है कि ईथेन और प्रोपेन के 1 मोल में हाइड्रोजन बराबर होते हैं। ये बात गलत है क्योंकि हाइड्रोजन दोनों में डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल ब्यूटेन, तो प्रोपेन और ब्यूटेन में कार्बन के एटम बराबर नहीं होते हैं। मास इज़ हाफ ऑफ अ मोल ऑफ हेक्सेन, तो 1 मोल ईथेन का मास जो है ना वो हेक्सेन के हाफ के बराबर नहीं होता। प्रोपेन का 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ प्रोपेन ये 44 ग्राम के बराबर होता है।
और 1 मोल ऑफ हेक्सेन C6 और H14, इसका मास 86 है। तो इसको अगर आप हाफ करें तो इससे 43 आता है, जबकि इसका 1 मोल 44 ग्राम। तो इसके 1 मोल का मास उसके हाफ मोल के बराबर नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन 1 मोल ऑफ ईथेन। तो ये बात ठीक है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना दोनों में बराबर होंगे, क्योंकि दो चीज़ों के मोल्स अगर बराबर होंगे तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिर बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, ये हमारे पास इक्वेशन है 2NH3 अमोनिया बना रहा है। When 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ अलाउड, यहाँ पर ये रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, इरिवर्सिबल का निशान यहाँ पर होना चाहिए। When 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ अलाउड, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको गिवन है, 3 वॉल्यूम गिवन है। यू आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वो है 3 डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी 3 डेसीमीटर क्यूब है। तो देखो जब दोनों गैसों के वॉल्यूम बराबर हों या दोनों गैसों के मोल्स बराबर हों, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पर कैसे मालूम करेंगे? जब दोनों गैसों के मोल या वॉल्यूम बराबर हों, तो फिर जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट बड़ा है 3 है, तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ हाइड्रोजन। अब अगर आप अमोनिया या प्रोडक्ट की मिकदार कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको नाइट्रोजन की मिकदार से नहीं कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन की मिकदार से कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो साफ पता चलता है इक्वेशन से कि इसके अगर 3 डेसीमीटर 3 मोल होंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, या अगर इसका वॉल्यूम 3 डेसीमीटर क्यूब होगा तो ये 2 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि दोनों के अमाउंट बराबर हैं, वॉल्यूम बराबर है, फिर जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री इज़ 273। इसको कहते हैं V0। वो कितना है? 273 है। किस टेम्परेचर पर है? एट 0 डिग्री। कहते हैं अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री तक ज़्यादा करें तो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा, और इस इंक्रीज़ को हम डेल्टा V कहते हैं। तो इसका फार्मूला बेटा ये है कि V0 और डिवाइडेड बाई 273, ये कांस्टेंट फैक्टर है, अच्छा, और मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर को कितना ज़्यादा कर रहे हैं। तो डेल्टा V इज़ इक्वल टू, चूँकि V0 हमारे पास कितना है? 273 है, डिवाइडेड बाई 273, और टेम्परेचर राइज कितना है? 10 डिग्री है। तो इससे जवाब आएगा 10 ml, यानी वॉल्यूम इसका 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें इजाफा हो। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर क्यूब है तो ये इंक्रीज़ भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो आपका फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा? इनिशियल वॉल्यूम और प्लस चेंज इन वॉल्यूम। सो दैट इज़ 273 एंड दिस इज़ 10, यू विल गेट 283 और सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, या PV इज इक्वल टू n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मोल, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोल किस तरह हम मालूम करते हैं? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये हो जाएगा PVM इज़ इक्वल टू MRT, और M किसके बराबर होगा? MRT डिवाइडेड बाई PV या VP एक चीज़ है। तो हमारे पास ए ऑप्शन आ रहा है।
relative molar mass या molar mass will be equal to this equation. Question number 76, equal volume of carbon monoxide and nitrogen are taken. और आपको पता है कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो गैसें हों और उनके इक्वल वॉल्यूम हों और उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो उनके मालिक्यूलों की तादाद भी सेम होगी. दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. दो गैसों का वॉल्यूम अगर इक्वल हो तो फिर इनमें मालिक्यूलों की तादाद भी बराबर होगी. अब मास किसका ज़्यादा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन में? देखो इसके एक मालिक्यूल का मास 28 है और इसके एक मालिक्यूल का मास भी 28 है. तो जब मालिक्यूल भी बराबर हैं और मालिकुलर मास भी दोनों का सेम है तो दोनों का मास बराबर बराबर होगा, डिफरेंट नहीं होगा. मासेस विल बी द सेम और नंबर ऑफ मालिक्यूल भी सेम होंगे बिकॉज वॉल्यूम आर सेम. जब वॉल्यूम्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ मालिक्यूल भी सेम होंगे अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. क्वेश्चन नंबर 77, लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? देखो वेपर प्रेशर उस चीज़ का ज़्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो सबसे ज़्यादा डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर होगा. इसमें वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, फिर क्लोरोफॉर्म का, फिर वाटर का, और मरकरी में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होते हैं तो मरकरी का वेपर प्रेशर काफ़ी कम होता है और ये वोलेटाइल है लेकिन बहुत कम वोलेटाइल है. तो इस वजह से मरकरी को हम बैरोमीटर में इस्तेमाल करते हैं. बैरोमीटर में हम दूसरा लिक्विड क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जबकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. और दूसरा ये लेस वोलेटाइल है तो इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर मेकिंग द बैरोमीटर. और इसका जो बैरोमीटर में हाइट होगा वो तकरीबन 76 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है. अगर आप वाटर उसमें लेंगे तो फिर उसका हाइट बहुत ज़्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 77 जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 78, ग्लिसरीन हाई टेम्परेचर पर, ये ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइसरीन ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 290 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल प्रेशर. तो अगर आप 290 पर इसको बॉयल करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा. तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिल करते हैं एट रिड्यूस्ड प्रेशर. वैक्यूम पंप के ज़रिए हम प्रेशर को कम करते हैं अप टू 50 टार और फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, 210 हो जाएगा. तो अंडर रिड्यूस प्रेशर इसको हम डिस्टिल किस वजह से करते हैं, ताकि ये डिकम्पोज होने से बच जाए. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 79, एमार्फस सॉलिड हैव वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. एमार्फस सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, गलत है, ये क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है. अंडरगो क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद अ नाइफ. चाकू के साथ जब हम काटते हैं तो कहते हैं ये हमवार तरीके से कट जाते हैं, सीधा कट इनमें आता है. सीधा कट क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है. एमार्फस सॉलिड में जो क्रैक आता है वो इर्रेगुलर होता है. तो ये बात भी गलत है. दे हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये तीनों प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की है. हाँ, दे आर आइसोट्रोपिक, यानी एमार्फस सॉलिड में एन आइसोट्रोपी नहीं पाई जाती है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है. एमार्फस सॉलिड जो है दे आर आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलाइन आर एन आइसोट्रोपिक. तो ये बात ठीक है कि एमार्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि एमार्फस सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शन बदलने से बदलती नहीं है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 80, विच इज़ नॉट अ मालिक्यूलर सॉलिड. देखो सल्फर, फास्फोरस और ब्रोमीन ये सारे मालिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं.
मालिकुलर सॉलिड क्या होते हैं? दे आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डर वाल फोर्सेस, मे बी लंडन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल इंटरेक्शन। इन सब को हम वान डर वाल फोर्सेस कहते हैं। तो बेटा ये सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 3O2 changes into 2O3 but Kc is very small, बहुत कम है। जब बहुत कम है तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आसानी से नहीं होगा और बैकवर्ड रिएक्शन आसानी से होगा। सो द रिएक्शन is not favorable in the forward direction and it is favorable in the reverse direction, D option. Question number 82, which one of the following change will favor the formation of more SO3? तो ये हमारे पास इक्वेशन है और चूंकि यहाँ पर लिखा है प्लस हीट, प्रोडक्ट के साथ प्लस लिखा है फिर हीट लिखा है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो रिवर्स रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा। और अगर आप SO3 को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, फिर भी ये रिवर्स जाएगा। अलबत्ता अगर हम प्रेशर ज़्यादा करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 + 1 3 मोल और यहाँ पर 2 मोल्स। वी हैव 3 मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड वी हैव 2 मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो प्रेशर ज़्यादा अगर हम करेंगे, अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, ये एरो ज़्यादा होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो सिस्टम होगा ना वो उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो फिर रिवर्स रिएक्शन होगा, फिर SO3 की मकदार कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, हमारे पास दो एलिमेंट है, X की कन्फिगुरेशन है 3D10 और 4s2, ये जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, और Y जो है 1s2 2s2 एंड 2p4 ये ऑक्सीजन की कन्फिगुरेशन है। तो X इज़ जिंक एंड Y इज़ ऑक्सीजन। तो जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ये +2 है, ये -2 है ना, तो ये 1:1 रेशो में मिलते हैं। तो इसका फार्मूला होगा XY, यानी कंपाउंड का फार्मूला X और Y होगा। क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following orbitals does not exist? तो देखिए बेटा, ये जो F ऑर्बिटल है ना, ये 4F से शुरू होता है, तो 3F ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस तरह D ऑर्बिटल 3 से शुरू होता है थर्ड ऑर्बिट से, तो 2D नहीं होगा। P सबशेल जो है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं होता है, ये सेकंड से शुरू होता है, तो 1P जो है ना, 1P 2D नहीं होता और 1P नहीं होगा। 1P क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले ऑर्बिट में P सबशेल नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, द शेप ऑफ, देखो सेंट्रल एटम के साथ जब 4 एटम अटैच होंगे, सेंट्रल एटम के साथ जब 4 एटम अटैच होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है। इवन अगर आपके साथ कोई आयन है, फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन है, तो इसका भी शेप टेट्राहेड्रल होगा। इसी तरह सल्फेट आयन जो है उसका भी शेप टेट्राहेड्रल ही होता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का शेप भी टेट्राहेड्रल। इवन MnO4 का शेप जो है तो दैट इज़ आल्सो टेट्राहेड्रल शेप। ये सारे टेट्राहेड्रल है। क्वेश्चन नंबर 86, हाइब्रिडाइजेशन इन मीथाइड आयन। ये देखो CH3 है, कार्बन के साथ आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसने शेयर किए हैं, तो एक इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और जब मैं कहता हूँ कि मीथाइड आयन, तो इसका मतलब ये कि किसी दूसरे एटम से भी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, और इस बाहर से जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है
इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो मीथाइल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको मीथाइड आयन कहा जाता है। तो मीथाइड आयन में आप देखें बेटा, इसमें इसका स्टीरिक नंबर मालूम करें, कार्बन का स्टीरिक नंबर। तो आप देखें कि कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, देखो 3 इसके साथ एटम अटैच हैं, तो नंबर ऑफ एटम। और प्लस ये देखें कि इसके साथ लोन पेयर कितने हैं, तो 1 लोन पेयर है, तो स्टीरिक नंबर हमारे पास 4 आ रहा है। जब स्टीरिक नंबर 4 होगा तो उस एटम में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। क्वेश्चन नंबर 86 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा इस तरह क्वेश्चन जो है ना पर्चों में ज़्यादा आते हैं, और इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड करें। ये क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछा जाएगा कि मीथाइल प्लस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ पर कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो स्टेरिक नंबर होगा 1 2 3 और लोन पेयर नहीं है, तो दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। इवन अगर कार्बन के साथ 3 एटम अटैच हों और इसके साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पर नहीं होता है, इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। तो कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बोनियम आयन, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम होती है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा लोन पेयर हो जाएगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 में चेंज होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन आयन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और कार्बोनियम आयन में और फ्री रेडिकल में मिथाइल रेडिकल में या कार्बन फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास N2O4 है, ये जब डिकम्पोज होता है तो ये NO2 में कन्वर्ट होता है। इसके इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, इसकी 0, तो फाइनल कंसंट्रेशन इसके x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो इसकी कंसंट्रेशन 1 - 1 हो जाएगी। आप ज़रा गौर करें, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं, 2 मोल, तो जितने मोल इसके डिकम्पोज होंगे उसके डबल मोल इधर बनेंगे। तो ये अगर x मोल यूज़ होगा तो ये डबल बनेगा, यानी 2x बन जाएगा। और आपको पता है कि Kc = NO2⁻² डिवाइडेड बाई N2O4, तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x डिवाइडेड बाई 1 - x, तो ये हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाई 1 - x। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, रेट कांस्टेंट जो है ना वो कंसंट्रेशन चेंज होने से टेम्परेचर और कैटालिस्ट सबसे ज़्यादा होता है, चेंज होता है, इन सब पर डिपेंड करता है। 89, द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, कहते हैं कि ग्रेफाइट से जब हम डायमंड बनाते हैं तो इसके लिए डेल्टा H बहुत कम है, थोड़ी सी एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है लेकिन इसके बावजूद भी जब हम आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, मतलब ये काम आसानी से होने वाला नहीं है। हालांकि डेल्टा H तो बहुत कम है, बहुत थोड़ी हीट रिक्वायर्ड है, लेकिन ये काम आसानी से क्यों नहीं होता? वजह यह है कि डायमंड के लिए जो का ग्रेफाइट से डायमंड बनाने के लिए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी उसको कहते हैं। जब तक आप हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसको नहीं देंगे तो ये डायमंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब एक रिएक्शन जो है आसानी से नहीं होता हो, उसका मकसद ये होता है कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी हाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फीजिबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के मुकाबले में। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रखेंगे, देयर इज़ नो रिएक्शन।
Why? Because the activation energy of this reaction is very high. Question number 90. Oxidation number of carbon in glucose. Glucose का फार्मूला C6 और H12 और O6 है. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है. तो देखो बेटा, वी हैव 6 कार्बन, तो आई विल राइट 6x. और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और वी हैव 12 हाइड्रोजन एंड -12 इज इक्वल टू 0. एज ए होल इसका 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर. तो 6 इज प्लस 12 -12 इज इक्वल टू 0, कट जाएगा. 6 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास 0 आएगा. सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 91. विच वन डज नॉट इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन? Cr2O7 जो है ना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, इस पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है. तो ये हो जाएगा 2x 7 -2, 2x -14 is -2, 2x is -2 plus 14 is 12, x is 12 divided by 2 is +6. तो oxidation number of chromium over here is +6. और CrO4 का एज ए होल इस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. तो ये x हो जाएगा +4 -2 is -2, x -8 is equal to -2 and x is equal to -2 plus 8 and you will get +6. तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है. इस वजह से ये बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि ये शायद ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है. और ये बाकी जो है ना, दे आर रेडॉक्स रिएक्शन, उन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 92. The electrode potential of the following reaction is zinc plus copper plus 2, zinc plus और plus copper. कहता है इसका सेल पोटेंशियल मालूम करें. और ये कहता है कि जिंक का प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका जो पोटेंशियल इसने दिया है -0.76 है. और कॉपर का पोटेंशियल इसने लिया है E0 इज इक्वल टू 0.34. अब देखो बेटा, यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल गिवन है ना, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल इसने दिए हैं. क्यों? क्योंकि जब हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, दिस इज आल्सो रिडक्शन. तो यहाँ पर आपको दोनों के क्या गिवन हैं? यू आर गिवन रिडक्शन पोटेंशियल. अब होता एक्चुअली रिएक्शन में क्या हो रहा है? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर रिड्यूस. तो सेल पर पोटेंशियल मालूम करने के लिए जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूँगा, रिडक्शन नहीं लूँगा. सो आई विल टेक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. और चूँकि कॉपर रिड्यूस हुआ है तो मैं लूँगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर. अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक तो उसने नहीं दिया है, उसने तो रिडक्शन दिया है. तो इसका सिंपल बात यह है कि इसके साइन को आप पॉजिटिव करें, उल्टा करें. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक विल बी +0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ऑलरेडी गिवन है. तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 93. The standard potential for the following reaction is Pb plus 4 plus 2 electron produces Pb plus 2. और इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज गिवन, वो 1.69 वोल्ट है. फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी कंक्लूड दैट Pb4 इज मोर स्टेबल देन Pb plus 2. कहता है ये मोर स्टेबल है. इसे ये याद रखो कि जब एक हाफ रिएक्शन का सेल पोटेंशियल जो है वो प्लस होगा तो इसका मतलब ये कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट लेस स्टेबल होगा. तो Pb4 इज़ मोर स्टेबल, ये बात गलत है. Pb plus 2x इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिमेंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है कि वो ले रहा है? Pb+4 ले रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है.
न कि ये ऑक्सीडाइज हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते हैं आसानी से, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। जब ये गेन करेगा तो दूसरी चीज़ से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 देखें बेटा, कहता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। असल में वजह यह है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तो इसके साथ साथ साइड रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे बनते हैं। वजह यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कंपेरेटिवली लेस स्टेबल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट मालूम किया जा सकता है, लेकिन इसका हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि ये जब बन रहा होता है तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इसका डेल्टा एच भी हम मालूम कर सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। तो इन दोनों से फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा एच जो है ना वो इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाई वी कांट determine the heat of formation of carbon monoxide directly, the reason is that byproduct is formed, side product। तो बी जवाब ठीक है। क्या मतलब है? It is not the only oxidation product when carbon is burned in the presence of oxygen। मतलब ये कि इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 95, बॉर्न हेबर साइकिल जो है, इससे हम आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इन बम कैलोरीमीटर, बम कैलोरीमीटर में हम एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर हम ऑक्सीजन डालते हैं और जिस चीज़ की आप हीट ऑफ कंबशन मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल या जो कुछ भी हो, और ये अंडर हाई प्रेशर एक कंटेनर में हम इसके ऊपर स्क्रूज़ होते हैं, वो स्क्रूज़ फिट करते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट को बम कहा जाता है। और ये पानी में हमने रखा होता है, यहाँ पर बाहर पानी होता है, तो जब और इसके साथ इस तरह वायर लगे होते हैं, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब मिलाते हैं तो यहाँ पर स्पार्क पैदा होता है, और पेट्रोल या ऑक्सीजन और जो भी आप चीज़ जलाते हैं तो वो यहाँ पर जलती है। इससे जो हीट निकलती है तो वो पानी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पर थर्मामीटर होता है जो कि डेल्टा टी रिकॉर्ड करता है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर जो हम हीट मालूम करते हैं तो उसको हम QV कहेंगे, क्योंकि बम का जो वॉल्यूम होता है ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। सो इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस दो किस्म के होते हैं, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वे बोलता कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ओपन कंटेनर में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। जो बंद कंटेनर में होता है बिल्कुल बंद फिक्स, जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो सकता, उसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। 97, विच एसिड इज़ द वीकेस्ट वन। इन सारे एसिड में HCl सबसे स्ट्रॉन्गर है, दूसरे नंबर पर H2SO4 है, फिर HNO3 है और फिर HF। HF इसमें वीकेस्ट एसिड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है या स्ट्रॉन्गर एसिड कौन बनाता है? ये याद रखें कि जब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो उसका जो ऑक्साइड होगा या उसका जो एसिड होगा तो वो स्ट्रॉन्गर होगा। हायर इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर या हायर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों बातें सही हैं। तो आप देखें Cl2O में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो ये स्ट्रॉन्गर ऑक्साइड भी है, एसिडिक ऑक्साइड भी है और स्ट्रॉन्गर एसिड भी ये बनाते हैं। और दूसरी बात यह कि फास्फोरस के मुकाबले में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सल्फ़र से भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका ज़्यादा है। तो Cl2O7 के साथ अगर आप वाटर मिलाएं तो ये परक्लोरिक एसिड बनाते हैं। परक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड,
ये HCl से भी बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। SO2 जो है ये H2SO3 बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड, जो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता। ये फास्फोरिक एसिड बनाते हैं, ये भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता। तो 98 में ऑप्शन नंबर बी, ये जो क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड है, इट विल फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड पर क्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 99, Which one of the following ion will not bind more than 4 water? देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रिकॉर्डिंग बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले ऑर्बिट में इसके 4 प्रोटॉन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब बेरिलियम +2 हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपके साथ जो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल जाते हैं, तो आपके साथ जी ये ऑर्बिट जो होगा ये खाली हो जाएगा। कौन सा ऑर्बिट खाली हो जाएगा? सेकंड ऑर्बिट खाली हो जाएगा और इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो अब इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। यहाँ पर ऑक्टेट है और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ 4 वाटर के मालिक्यूल जो है ना, वो इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो बेरिलियम जो है ये इस तरह आयन बनाता है BeH2O4। 4 से ज़्यादा इसके साथ वाटर नहीं आ सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ये जो बाकी आयन है ना, मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन, इसके साथ 6 वाटर भी ऐड कर सकते हैं। वजह यह है कि इनकी साइज़ जो है वो ज़्यादा है और इनमें d ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम में 3rd ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट इज़ 3rd ऑर्बिट है, कैल्शियम में 4th ऑर्बिट है, तो हायर शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो बेरिलियम +2 आयन जो है इट कैन ओनली एकोमोडेट 4 वाटर मॉलिक्यूल। अ सॉल्ट विद हाई सॉल्युबिलिटी, ये याद रखें कि वो सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल होगा जिसकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो, मतलब आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो, और जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसका ज़्यादा हो और लेटेस्ट एनर्जी जिसकी कम हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी आयन के साथ वाटर मिलाते हैं तो ये वाटर इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है। ΔH इज़ नेगेटिव फॉर दिस प्रोसेस। तो जितना आयन जो है वाटर के साथ मिलकर जितना ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है, इसका मतलब ये है कि इसका वाटर के साथ एफिनिटी ज़्यादा है और इस चीज़ की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। It is inversely proportional to the latest energy, but it is directly proportional to the heat of hydration. वो salt जिसका heat of hydration ज़्यादा होगा, यानी जिसकी पानी के साथ जिसका लगाव ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा soluble होगा। जिस salt की latest energy ज़्यादा होगी वो कम soluble होगा। Question number 101. In the third series of transition element, paramagnetic behavior is maximum for manganese +2 and ये थर्ड सीरीज़ तो नहीं है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा Mn+2 है और आयरन +3। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मैंगानीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 4s0 3d5
और आयरन +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जब +3 होगा तो ये भी 3d5 होगा। असल में मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर 25, इसका 26। इससे जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो -2, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाते हैं? 23। ये +3 इलेक्ट्रॉन इससे हमने निकाले हैं तो यहाँ पर भी 23 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोनों में 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। D5 1 2 3 4 एंड 5, और ये भी D5 है 1 2 3 4 5। सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉन। और ये भी याद रखें कि मैंगानीज़ का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये स्टेबल मोस्ट है, और आयरन +3 भी मोर स्टेबल होता है बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स। Question number 102. Which of the following electronic subshell is in the process of filling in lanthanides? तो lanthanides में 4f orbital is in the process of filling. ये जवाब ठीक है। 103. A salt solution was taken and silver, आम तौर पर जो क्लोराइड साल्ट होता है तो ये सिल्वर के साथ मिलकर वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है, लेकिन जब हम इसके साथ अमोनिया मिलाते हैं तो अमोनिया जो है वो इसके साथ इस किस्म का कम्प्लेक्स बनाता है, तो ये सॉल्युबल है। दिस वन इज़ वाटर सॉल्युबल। तो शुरू में जब सिल्वर हम डालते हैं क्लोराइड साल्ट के साथ तो वो प्रिसिपिटेट देता है वाइट, सिल्वर क्लोराइड का, लेकिन बाद में जब हम उसमें अमोनिया डालते हैं तो ये प्रिसिपिटेट जो है ना ये डिज़ोल्व हो जाएगा। द प्रिसिपिटेट विल डिज़ोल्व। ये वाटर सॉल्युबल है। तो इस रिएक्शन में असल में इसको कहते हैं डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड कम्प्लेक्स इसमें बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 104। ये हमारे पास इस किस्म का कंपाउंड है, यहाँ पर ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच है, ये डबल बॉन्ड है, जैसे कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हेक्सीन है और डबल बॉन्ड जो है कार्बन 3 पर है तो दिस इज़ 3 हेक्सीन, और कार्बन नंबर 3 पर और 4 पर ये 3 है और ये 4 है, यहाँ पर मीथाइल ग्रुप असल में अटैच है, ये मीथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 3 4 और डाई मीथाइल। और चूँकि यहाँ पर ये ग्रुप जो है ना ये नीचे की तरफ अटैच है और ये ग्रुप ऊपर की तरफ अटैच है तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाता है, ट्रांस 3 हेक्सीन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105। जब आप अल्कीन के साथ ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा और इससे इस किस्म का साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाता है। दिस इज़ द इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। सो यू विल गेट CH2, ये Br इधर आ जाएगा और यहाँ पर Br अटैक करेगा तो CH2Br, तो ये बनेगा 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। बट इट इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में ये पॉजिटिव कार्बन इसके साथ मिलता है, सो इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ब्रोमिनेशन भी इसको कहते हैं और हेलोजिनेशन भी है। तो हमारे पास ये डाइब्रोमो ईथेन बन जाएगा इस प्रोसेस में, लेकिन साइक्लिक इंटरमीडिएट इसमें बनता है। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 106। ये ट्रांस और सिस आइसोमेरिज्म साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी पाया जाता है। शर्त यह है कि यहाँ पर जो 2 एटम अटैच हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए ये मीथाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मीथाइल और हाइड्रोजन है, तो ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर दोनों मीथाइल ग्रुप सेम साइड पर हो तो ये सिस आइसोमर होगा, और अगर यहाँ पर मीथाइल ऊपर की तरफ है और यहाँ पर मीथाइल नीचे की तरफ है तो फिर ये
ट्रांस आइसोमर कहलाता है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अल्कीन में भी पाया जाता है और ये साइक्लो अल्केन के डिराइवेटिव्स में भी पाया जाता है। 106 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास अल्कीन है और उसने ओजोनाइड बनाया है, एक प्रोपेनॉन है और एक प्रोपेनॉल है, एक अल्डिहाइड बनाता है, दूसरा जो है वो कीटोन बनाता है। तो कहता है आप मालूम करें कि ये कौन सा अल्कीन होगा। तो आप देखें 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 2 3 4 एंड 5, ये 2 पेंटीन है या पेंट 2 ईथीन है और यहाँ पर 2 मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। दिस इज़ दी अल्कीन। तो ओजोनालिसिस में ये होगा कि डबल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल टूट जाता है तो इसके 2 फ्रिक्शन बन जाते हैं। एक होगा ये वाला फ्रिक्शन, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे और ये जब टूट जाएगा तो ये जो फ्रिक्शन है ये इस तरह फ्रिक्शन बन गया, देखिए CH इसके साथ, तो डबल बॉन्ड O इधर लगाएं तो ये प्रोपेनॉल है और ये प्रोपेनॉन है, मतलब ये एसीटोन, एक कीटोन और एक अल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये जो ओजोनालिसिस रिएक्शन है इससे हमें मॉलिक्यूल स्टार्टिंग अल्कीन का पता लगता है कि उसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर है और अल्कीन में कार्बन कितने हैं। ये जो 2 कंपाउंड बने हैं 1 2 3 कार्बन इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग कंपाउंड जो होगा उसमें टोटल 6 कार्बन होंगे और जब कीटोन बनता है तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होगा उसके साथ हाइड्रोजन इधर नहीं होगा, जिसके साथ हाइड्रोजन होगा जिस कार्बन के साथ वो वाला हिस्सा जो है ना वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, द नंबर ऑफ आइसोमर इन हेक्सेन। हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं, इसके लिए एक फार्मूला भी है 2⁻n-4 और +1, तो ये हो जाएगा 2⁻, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं 6 6 - 4 और +1, तो ये हो जाएगा 2⁻2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = इसके 5 आइसोमर बनते हैं। आप इसके आइसोमर लिख भी सकते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये एक आइसोमर हो जाएगा। और ये वाला अगर मैं इधर 5 कार्बन लगा दूँ, एक इधर मैं ब्रांच लगाऊँ, तो ये 2 मिथाइल पेंटेन इसका दूसरा आइसोमर होगा। और अगर इधर मैं मिथाइल लगाऊं तो ये 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। और अगर मैं लॉन्गर चेन में फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कार्बन लगाता हूँ, एक कार्बन इधर लगाता हूँ, एक कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और या फिर मैं अगर इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ ये वाला, तो ये हो जाएगा ये 2 3 डाई मिथाइल होगा ना, और ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल। तो ये इसके 5 आइसोमर पॉसिबल हैं। 108 डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, विच वन अटैच टू बेंजीन रिंग विल इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी। तो जब बेंजीन के साथ हम NHR लगा देते हैं, NHR लगा देते हैं, तो चूंकि नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर होता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बाकी ग्रुप डीएक्टिवेट हैं ग्रुप हैं। 110, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कहता है कि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर इन द केस ऑफ SN1। SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में चूंकि बॉन्ड टूटता है कार्बोनियम आयन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे वीकर हो और चाहे स्ट्रांगर हो, कार्बोनियम आयन पर उसका अटैक आसानी से हो सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। 111 में ये आपको 2 रिएक्शन गिवन हैं। एक रिएक्शन में आपके साथ देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन।
दूसरे रिएक्शन में आपके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 2 नंबर जो है ना, दिस इज़ एलिमिनेशन, और ये फर्स्ट नंबर जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये याद रखें कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना होगा, और इसके लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का आपने एक्वियस सॉल्यूशन लेना होगा। तो इधर जो ऑप्शन गिवन है वो उल्टा पुल्टा है, इसके लिए अल्कोहलिक लिया है, इसके लिए उसने एक्वियस लिया है, तो ये दोनों गलत हैं, अंडरस्टैंड। और कहता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2 इज़ एलिमिनेशन, तो ये बात ठीक है। इधर से हाइड्रोजन निकलेगा और इधर से हेलोजन निकलेगा, सो दिस इज़ एन एलिमिनेशन। रिएक्शन नंबर 2 इज़ एलिमिनेशन, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, विच इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल आप देखें, ये ऑप्शन नंबर 2 मीथाइल और प्रोपानोल। वाई इट इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि दिस कार्बन इज टर्शरी टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, सी ऑप्शन। 114 फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का जर्नल फार्मूला RC डबल बॉन्ड ONH2 है, तो ये एमाइड कहलाता है। 116 विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड टू इथाइल एसीटेट। ये मेरे पास एसिटाइल क्लोराइड है, तो इसके साथ अगर मैं अल्कोहल मिलाऊं तो इससे HCl निकल जाएगा, एंड आई विल गेट दिस प्रोडक्ट, यानी दिस इज़ इथाइल एंड दिस इज़ एसीटेट, या इसको इथाइल इथानोएट भी कहा जाता है। तो आई रिक्वायर विच रिएजेंट, आई रिक्वायर इथाइल अल्कोहल, यानी एसिड हैलाइड जो है ना वो अल्कोहल के साथ मिलकर एस्टर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, आपने अल्डिहाइड के लिए कई टेस्ट पढ़े हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट है, और इसी तरह ये इसको टालन टेस्ट भी कहा जाता है, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। लेकिन कीटोन के लिए आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो कीटोन के लिए हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसको जब हम कीटोन के साथ मिलाते हैं तो ये आपको रेड या पिंक ये कलर देगा। सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीटोन। ये कीटोन के लिए बतौर टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है तो इसका फार्मूला Na2FeCN5NO होता है। तो ये फार्मूला भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला क्या है, तो ये आप याद रखें। और ये कीटोन जो है ये टेस्ट देते हैं और अल्डिहाइड इसके साथ टेस्ट नहीं देते हैं। 118 विच एसिड डेरिवेटिव इज़ मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल डेरिवेटिव एमाइड है। आप देखें ना, अगर आप रिएक्टिविटी देखें तो एसिड हैलाइड जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड होते हैं रिएक्टिविटी के लिहाज से, तीसरे नंबर पर एस्टर होते हैं, और चौथे नंबर पर फिर एमाइड आते हैं। तो ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब ये कि ये मोस्ट स्टेबल है, और रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, एसिड हैलाइड की। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 119 ब्यूटानोल के 4 आइसोमर होते हैं, 1 ब्यूटानोल एंड दिस इज़ 2 ब्यूटानोल, और एक ये है हमारे पास, इसका नाम है 2 मीथाइल प्रोपानोल, 2 मीथाइल प्रोपानोल, और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है दिस वन। इसको हम कहते हैं 2 मीथाइल एंड 2 प्रोपानोल, 2 मीथाइल 2 प्रोपानोल, एंड दिस इज 2 मीथाइल 1 प्रोपानोल। अच्छा, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस वन इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, and this one is called tertiary butyl alcohol। यानी
प्रोपाइल ग्रुप जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। ब्यूटाइल के 4 टाइप हैं, ये याद करें, ये इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ब्यूटाइल के कितने टाइप्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी और आइसो ब्यूटाइल और टर्शरी। और जब OOH अटैच करेंगे तो अल्कोहल साथ लगेंगे। अगर इधर मैं क्लोरीन लगाऊंगा तो दिस विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, इधर क्लोरीन लगाऊंगा तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर यहाँ क्लोरीन होगा दैट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इधर क्लोरीन लगाऊंगा तो ये होगा आइसो क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 120, ड्यूरिंग द फिलिंग टेस्ट अल्डिहाइड का ब्लू कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें जो कापर है ना वो असल में रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम +2 to +1 स्टेट, तो ये ब्लू है और ये रेड होगा। 121, कार्बोलिक एसिड फिनोल को कहते हैं। तो जब फिनोल की हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोफिनोल और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, अल्काइन जो है ना, सिर्फ एसिटाइलिन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो इससे एसिटल्डिहाइड बनेगा, और बाकी जितने भी अल्काइन होंगे तो उसके साथ जब हम हाइड्रेशन करेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। तो प्रोपेनॉन इस प्रोसेस में हमारे पास बनता है। 122 में आप